बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीग एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, एशिया कप 2025 का तीसरा मैच कल रात खेला गया, हांगकांग वर्सेस बांग्लादेश। ठीक है, जो कि बांग्लादेश ने बासानी ये मैच जीत लिया। हांगकांग ने 143 पे 7 और उसके बाद 144 for 3 17.4 ओवर में बांग्लादेश ने जनाब ये चेज इट डाउन कर लिया। और ग्रुप ऑफ डेथ जो है उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये तीन जो तगड़ी टीमें दिखाई दे रही हैं। इस ग्रुप की अगर बात की जाए, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और यूएई। अब आज 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस ओमान, और हम उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि हमें यकीन है कि जिस तरह इंडिया ने यूएई के साथ किया, सेम वैसा हम पाकिस्तान जो है वो ओमान के साथ करेगा। और बड़ा कन्विंसिंगली, आराम सुकून से, अगर तो हमें चेज करना पड़ता है हम वो चेज करेंगे, अदरवाइज एक बड़ा टारगेट सेट करके उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे अंडर 50, और इस तरह से रन रेट भी बेहतर हो जाएगा। ऑल्दो इस ग्रुप में रन रेट की ऐसा उस तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी। उस ग्रुप में डेफिनेटली हर टीम को जोर लगाना कि नेट रन रेट पर, आखिरी अगर बात आती है टॉप 2 की, तो उसमें नेट रन रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और नेट रन रेट की जो बात है, वो अफगानिस्तान ने पहला मैच कन्विंसिंगली जीत कर अपना नेट रन रेट +4 के करीब वो पहुंचे हुए, तो उनको नेट रन रेट का इशू नहीं होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका का जो कल मैच होगा उसमें मजा आने वाला है। जो वो मैच जीता उसकी उम्मीदें जो हैं वो मजीद रोशन हो जाएंगी टॉप 4 में जाने के लिए। अच्छा, अब ये एशिया कप 2025 का आगाज हो गया। स्टार्ट में उस तरह से हाइप नहीं बनी, हाइप बनी लेकिन सियासी तौर पर बनी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एग्री करें मेरे पैनलिस्ट भी कि इंडिया ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रहा है। क्या कर रहा है, कभी हरभजन सिंह को ले आते हैं, कभी इरफान पठान को ले आते हैं, कभी अपने यूट्यूबर्स के थ्रू कहलवाते हैं कि टिकट्स नहीं बिक रही। लेकिन आज ये खबर है कि 90% टिकट जो है सोल्ड आउट है, इवन ब्लैक में मिलने जा रही है। और ये खबर कल ही आकिब कुरैशी ने बता दी थी कि ऑन मैच डे आपको टिकट मिलेगी नहीं, इवन ब्लैक में भी नहीं मिलेगी। तो ये सूरत हाल, प्लस हरभजन सिंह का एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा कि जनाब, व्यापार और क्रिकेट ये होनी चाहिए, लेकिन आप देखें कि अगला मुल्क कौन सा है, आगे आ कौन रहा है। ठीक है, बहरहाल उसने ये कह दिया कि ये हुकूमती सतह का है। हमारे पर जो था, हमने तो भाई वो लेजेंड्स लीग नहीं खेली, हम तो देश जो है वो द्रोही कहते हैं या वट एवर, जो भी इनको अपनी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है, हम ये नहीं करेंगे। दूसरे एंड पर जनाब IPL की एक टीम ने ऑफिशियली ट्वीट किया सेकंड मैच के लिए। उसमें मुझे कम से कम 5 मिनट लगे कि आखिर इस पे मीम्स बन क्यों रही हैं। फिर मैंने गौर किया, फिर एक मीम बहुत मज़े की थी कि इंडिया वर्सेस जॉन सीना, यू कांट सी मी, तो उसमें पाकिस्तान का फ्लैग और नाम मौजूद नहीं था। इस तरह की ओछी जो चीज़ें हैं वो इंडिया की जानिब से हो रही हैं। शायद यही वजह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैंने कहा है कि इस तरह से हाई बनाने की कोशिश की जाए। इस सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद और सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ आकिब कुरैशी इस वक्त इन हाउस मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आगाज़ कर लेते हैं मेरा ख्याल इसी खबर से, जो हरकत की है आकिब कुरैशी साहब। ये पंजाब 11 प्रीति जिंटा की जो भी वो टीम है, PBKS करके है, पहले तो पंजाब किंग्स 11 ही था। पाकिस्तान का नाम इतना डरते हैं, इतना खौफ है वहाँ पर लोगों को बीजेपी के गुंडों से कि नाम और फ्लैग, इवन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेम पाकिस्तान यूज़ करते हैं, इनको ये कैसे अलाउ किया गया? क्या खबर है, वैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या फिर बाकी बीजेपी के गुंडे जो हैं वो हाथ में वो तलवारें लेके खड़े कि जिसने पाकिस्तान का नाम लिया ऐसा वैसा हो जाएगा? देखिए हमजा, पंजाब किंग्स ने जो अपने सोशल हैंडल्स पे इस तरह की चीज़ें लगाई हैं, मुझे लगता है कि जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया है। उनको एक रीच चाहिए थी, वो उनको मिल गई। वो रीच अब जिस तरह की भी नेगेटिव सेंस में अगर चाहिए थी वो भी उनको मिल गई, तो एक होना ही था। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। जिस तरह इंडियन जो है वो हमसे कई ज़्यादा जज्बाती हैं और कई ज़्यादा जो है वो पागलपन में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो उनमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। मुझे तो ये सारी सिचुएशन देख के ना एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि व्हाट इफ़ पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। मुझे तो लगता है इंडिया का उसी वक्त एशिया कप खत्म ना हो जाएगा और उनके घरों को जो है ना वो क्रिकेटर्स ने कुछ ना कुछ वहां पे कर देना, नेपाल वाला सीन ना हो जाए वहां पे। अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है और जो सिचुएशन स्पेशली क्रिएट इंडिया में हो रही है और जो गोदी मीडिया कर रहा है सारा, ऑब्वियसली गोदी मीडिया इसमें इंक्लूड है। तो मैं मोदी मीडिया नहीं कहता, मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, माफ़ी के साथ मेरे जो दोस्त हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं, इनको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं उनके साइड पे कि ठीक है वो मुहिब वतनी उन्होंने दिखानी है। अगर यही चीज़ फॉर एग्जांपल अगर लाहौर कलंदर वाले अपने जो है वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे करते या कोई भी अपनी जो है फ्रेंचाइज इस ना करती, तो उनके पास क्या आनी थी। लेकिन फिर वही बात, जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया। उन्होंने एक चीज़ बेचनी थी, वो उनकी अच्छी खासी बिक रही है, इधर भी बिक रही है, सरहद के उस पार भी बिक रही है, बल्कि पूरी दुनिया में बिक रही है। जिसने आपने बताया कि मीम्स की दुनिया में वो टॉप पे इस वक्त ट्रेंड कर रही है।
तो कोई बईद नहीं है, अगर ये पंजाब किंग्स ने किया तो हमें थोड़ी देर बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से मिल जाए, आरसीबी की तरफ से मिल जाए, तो इस तरह की चीजें ऑब्वियसली होंगी, लेकिन हमें इंशाल्लाह फोकस अपने मैच पे रखना है और हमारे खिलाड़ी बड़े भरपूर किस्म की तैयारी पे हैं। क्या लग रहा है, कोई क्लैरिटी इनको भी नहीं पता। एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं कि ये मैच रुकवाया जाए, दूसरी तरफ ये क्या करते हैं कि इसकी टिकट्स जो हैं अब वो ब्लैक में मिलना शुरू होगी, दूसरी तरफ एक हाइप बनाने की कोशिश करते हैं। कौन, सुनील गावस्कर हैं या जिन्होंने स्टेटमेंट दी है कि खेलना चाहिए और जीत कर इसको हमें बदला लेने के लिए उस तरह से करना चाहिए, तो इनको तो खुद बता रहे हैं कि 6-0 जो 6-0 हुआ है उन जख्मों पर खुद से नमक छिड़क रहे हैं। आपको क्या लगता है, हाइप और वही मार्केटिंग स्ट्रेटजी? अच्छा, मैं सुनील गावस्कर साहब की स्टेटमेंट नहीं सुन सका, अगर उन्होंने इस तरह की बात की है, किसी भी इंडियन लेजेंड ने ये बात की है, तो मतलब ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि आप जंग की शिकस्त का बदला क्रिकेट के मैदान में लेंगे। और अगर क्रिकेट के मैदान में आपने बदला लेना है तो फिर आए खेलें, क्यों आप कह रहे थे कि हम इसका बाइकआउट करेंगे? और जब आप वहाँ पर खेलने पहुँच गए हैं और आपको मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, तो फिर क्यों इस तरह की हरकतें, ये बचगाना हरकतें होती हैं, ये छोटी जहनीत होती है। इस तरह की हरकतें देख के, इस तरह की चीज़ें देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इंडिया इतनी बड़ी जमहूरियत होने के बावजूद दुनिया में डिफरेंस क्यों क्रिएट नहीं कर पा रहा। इंडिया इतने वसाइल होने के बावजूद अपने आप को क्यों उस लिस्ट के अंदर नहीं लेकर जा रहा जहाँ पर ये एक बड़ा मुल्क कंसिडर हो दुनिया के अंदर। ये वो छोटी जहनीत है, ये वो पैटी माइंडसेट है जिसकी वजह से ये खुद भी ग्रो नहीं कर पा रहे। और मैं तो कभी कभी ये समझता हूँ कि इनकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे कि हमारे हमसाए ही इतने थोड़ दिले और इतने छोटे और इतनी छोटी उसके मालिक हैं, जहनीत के मालिक हैं। तो भाई अगर आपको इतना ही तकलीफ है पाकिस्तान से, तो ना खेलें पाकिस्तान से, बने ना मर्द के बच्चे। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का बाइकआउट करना है, फिर आपके ब्रॉडकास्टर्स आपको कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट करेंगे तो जो 170 मिलियन का हमने खरीदा हुआ एशिया कप वो हम कहां से पूरा करेंगे। फिर आप मजबूरी बन गई वहां पर आकर खेलना। अब आप खेलने के लिए वहां पहुंच भी गए हैं, आप खेलना भी चाहते हैं, लेकिन आपके पीछे वो सारा एजेंडा जो आप पिछले 3 महीने में मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अब वो आपके आड़े आ रहा है। तो दुनिया, हमने कल भी ये बात की थी कि दुनिया में जहां भी इंतहा पसंदा नजरियात होंगे वो अपनी आवाम को और अपने सेलिब्रिटीज को इसी माइंडसेट में लेकर जाएंगे। अब समझ में नहीं आ रही है क्या करें। अब एक ऐसी बंद गली में आ गए हुए हैं जहां मैच खेलना ही मजबूरी है और मैच का बाइकआउट करना उस देशभक्ति का तकाजा है जिसके रट लगा रहे हैं पिछले 3 महीने से। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये वो मजे की बात है, इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा। मजे की बात ये कि इस पोस्ट के नीचे उनको कमेंट्स ऑफ करने पड़े। इस तरह की मीम्स बन रही थी, बम्बार्डमेंट हो रही थी कमेंट्स की कि उनको वो ऑफ करना पड़ा है। इसका मतलब यही था ना कि अपनी पूरी दुनिया में खुद से तमाशा बनाया, उनको किसी और को तो जरूरत ही नहीं है, इंडिया खुद अपने लिए काफी है। और वो सारी सूरत हाल भी हमारे सामने आकिब। बिल्कुल हमजा, मैं इसमें बात ऐड करूं जो भी अहमद ने ब्रॉडकास्टिंग की है। आपको पता है कि जो इंडिया और हांगकांग का जो मैच हुआ है, जो पहला मैच हुआ है वो हांगकांग का गालबन इंडिया यूएई के साथ उसकी पिच रिपोर्ट किसने दी है? उसकी पिच रिपोर्ट वसीम अकरम ने दी है। इंडिया के मैच की पिच रिपोर्ट वसीम अकरम दे रहा है। अब जो सारा जो ब्रॉडकास्टिंग का एक वसीम अकरम साहब को हेलमेट पहनाना था ना, जो ब्रॉडकास्टिंग का सारा ये जो सिलसिला होता है ये प्री प्लान्ड होता है। ब्रॉडकास्टर्स बताते हैं भाई हमें इस बंदे से पिच रिपोर्ट चाहिए। हमें ये शारजा का ट्राई नेशन सीरीज हुई, वहां पे ब्रॉडकास्टर्स ने स्पेशल कहा कि हमें सलमान बट से पिच रिपोर्ट करवानी है बाजिद खान के साथ। ठीक है, ये प्लान होता है। अब ब्रॉडकास्टर्स किसके हैं? इंडिया के हैं। इंडिया ने किसको पकड़ा? पाकिस्तानी को। किस मैच में पकड़ा? इंडिया के मैच में। भाई अपने अंदर थोड़े से गट्स पैदा करें, सारी चीजों से बाहर आ जाएं या चुप करके अपने मुल्क में बैठ के मैच अगेन वही बात ना कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये हाइप बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और हाइप ऑलरेडी बनी हुई है। इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले 6-0 की हाइप जो बनी हुई है वो इंशाल्लाह 14 सितंबर को भी वो हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 21 सितंबर और फिर अगर आप पहुंचते हैं तो वो 29 सितंबर को भी जनाब हम इस काबिल होंगे कि जनाब वो हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। बहरहाल लेट्स सी क्या बनता है इसमें फर्दर आगे चल के। अच्छा, वो क्विकली जरा हरभजन सिंह वाला स्टेटमेंट अगर आप दोनों ने सुना होगा आके, बल्कि एग्जैक्टली आपको तो पता है। अब उन्होंने कहा कि हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, हमने लेजेंड्स लीग से बायकॉट कर दिया, हम इनके खिलाफ नहीं खेले, लेकिन अब इनका खेलना और सरकार का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। व्यापार और खेल जो है वो सरकार का। बायकॉट करके फिर पॉइंट की भीख क्यों मांग रहे थे? हाँ, फिर पहुंचे भी कि एक पॉइंट एटलीस्ट हमें देने। जी, क्यों बर्मिंघम में आपने छुपके से 4 क्रिकेटर्स ने WCL की मैनेजमेंट से मुलाकात की थी, बजी पाजी। हाँ। आपने छुपके बगैर मीडिया को बताए बर्मिंघम के होटल में, अगर कहते हैं मैं होटल का जो है वो रूम नंबर भी बता देता हूँ, वहां पर क्यों मुलाकात की थी कि हमें 1 पॉइंट दे दें? क्योंकि आपको पता था अगर 1 पॉइंट हमें ना मिला तो हमें फाइनल में जाने के लिए पोजीशन नहीं करेंगे। वो तो आपके लिए स्क्रिप्ट ऐसा तैयार कर दिया गया था कि आपको आगे पहुंचाना था, आप लोग आगे पहुंचे और आपने जो है खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन आपने जो ये यू टर्न मारा ना,
ये यू टर्न आप ना ही मारते तो बेहतर था। आप अपने अगर स्टैंड पे खड़े रहते, वहाँ जो आपने WCL में स्टैंड लिया था कि हमने नहीं खेलना, और आप भी कहते कि भाई हमने कमेंट्री करने भी नहीं जाना, तो फिर यकीन करें हम आपको थोड़ा सा इंसान मान जाते या थोड़ा सा आपको मर्द समझ जाते। आपकी बातों पर एतमाद होता हमें, कोई हम उसके ऊपर कोई रिएक्शन दे पाते। अब तो ये बातें बिल्कुल हमें ऐसे लगती है कि जैसे कोई मतलब ये चलती फिरती मीम बनी हुई है इस वक्त। और ये मीम जो है ये इंशाल्लाह प्रोलॉन्ग करेंगे, ये मटेरियल 14 के बाद। टिकट्स की मार्केटिंग की जो आप बात इस पर बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक पर वापस आते हैं। जो टिकटिंग का कहते हैं ना, अभी तक टिकट बिके ही नहीं है, और एक ओडीआई मैच कोई फ्रेंडली मैच हो रहा है जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा इकट्ठे खेल रहे हैं, उसके बारे में हाइप बनाई जा रही है कि उसकी टिकट फौरन बिक गई है, लेकिन इस मैच की टिकट नहीं बिकी। हकीकत क्या है, एक ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। की बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले हम टिकट्स वाला मामला जो है डिस्कस कर रहे थे। तो आगे टिकट, अब जो खबरें आ रही हैं, कल तक ये थी कि टिकट्स नहीं बिकी, लेकिन अब जो है वो ये है कि 90% टिकट आर सोल्ड आउट, ठीक है, और इवन ब्लैक में अब सेल होना शुरू हो गया। और ये बात आपने कारी बता दी थी कि वक्त आने दें, ये ब्लैक में भी नहीं मिलेगी, तो फिर वही स्ट्रेटजी है, टैक्टिक्स हैं हाई बनाने के लिए। हमजा देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये सारा प्री प्लान्ड है। ये आपको कहीं से, मुझे बताएं, कहीं से आपको ACC के ऑफिशियल कोई आपको जो है अनाउंसमेंट मिली, कहीं BCCI से मिली, कहीं PCB से मिली, कहीं UAE क्रिकेट बोर्ड से मिली, कहीं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही टिकट्स के वाले से। इवन जो टिकटिंग की प्राइस जो कम हुई है वो भी ऑफिशियल कहीं भी नहीं है। ACC से भी कल मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने भी कहा यार हमारी तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल नहीं है, जो रेट था वही है, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये आपको सिर्फ मिल रहे हैं माउथ पीस से, और माउथ पीस कौन बना हुआ है इस वक्त? इंडियन मीडिया। उनका जो दिल कर रहा है वो चला रहे हैं, और वही चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रही हैं, और उसी चीज़ पे डिस्कशन भी हो रही है कि रेट कम हो गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ फिर वही है जो मैंने परसों चैलेंज किया था। मैं फिर ये इंडियन मीडिया को चैलेंज कर रहा हूँ, अपने जर्नलिस्ट को जो वहाँ पे हैं उनको दुबई के बूथ पे जाके भेजें, उनको कि दुबई के बूथ से हमें इन पर्सन एक टिकट चाहिए जिसका रेट सबसे कम 375 दिरहम है। नहीं मिलेगी कहीं दुबई में आपको इस वक्त टिकट नहीं मिल रही। जो 10% या 20% टिकट्स पड़ी भी हैं वो भी आपको ऑनलाइन सिर्फ मिल रही हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। जो स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स ने टिकट्स का जो कोटा होता है, उन्होंने अपनी आगे टिकट्स जो बेची होती हैं, जिनके साथ एग्रीमेंट किया होता है, वहां पे पड़ी हुई है। अदरवाइज टिकट आपको हाउसफुल मिलेगा। कॉमन सेंस ये नहीं मानती पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच एक न्यूट्रल वेन्यू पे हो, और स्पेशली ऐसे वेन्यू पे जहां पर पाकिस्तान इंडिया की भरमार हो, और वो फिर उस एक इवेंट के बाद, वो 6-0 के बाद, मैं नहीं मानता कि जनाब पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों ना आए अपने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ज्यादती किया है, आगे भगे जो सोर्सेज हैं उनको वहाँ बता देते हैं। मैंने भी अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए आपको ये कहा था कि अगर भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया तो बोल रहा होगा। ये तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात की थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, क्विकली अब जरा बात कर लें रात वाले मैच में बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग। हांगकांग ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और टॉप 3 यही टीम है। अब इन्हीं में मुकाबला श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और गालिबन कल बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला है, और ये टफ होने वाला है। इसमें जो जीता उसकी जो है ना अब चांदी होने वाली है, टॉप 2 में आकर फर्दर आगे चलने वाले। तो अहमद, रात का क्या सुना ओवरऑल, अगर इसको हम सम अप करें, कहाँ पर लैग कर गई हांगकांग की टीम? एक टाइम पर लग रहा था कि फाइट कर रहे हैं, लेकिन उतना टोटल जो है वो स्कोर नहीं सजा पाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कल बिलाखिर हमें एक मैच देखने को मिला है, और कह सकते हैं कंपैरेटिवली इससे पहले तो जो एशिया कप के मैच हुए थे वो सारे मिस मैच लग रहे थे, और कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि मैच किसी फेज में भी ये नहीं लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई कंपेटिटिवनेस हमें दिखाई दे। तो कल का मैच इस हवाले से बहरहाल एक खुशाइन चीज़ था कि दोनों टीमों ने कुछ ना कुछ फाइट बहरहाल हांगकांग की टीम ने भी की है। हांगकांग की टीम ने पहले बैटिंग की, 143 रन बनाए। उनके जो टॉप स्कोरर हैं वो नज़ाकत खान, उन्हें 42 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है। ये भी पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं। यासिम मुर्तज़ा उनके कप्तान हैं, उन्हें 28 रन बनाए हैं। ज़िशान अली हैं, इन्होंने भी 30 रन बनाए हैं। तो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो लोगों ने रन बनाए हैं वो सारे यहाँ के ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर रखी हुई है। तो 143 रन का जब चेस था तो उसके आगाज़ में बांग्लादेश की टीम ने अपने उसी अंदाज में, जिस अंदाज में बैटिंग करने के आदी है, इनके ओपनर आए उन्होंने थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी विकेटें गई तो उसके बाद फिर लितन दास और तौहीद हरीद हुए। लितन दास ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो रन थ्रू करें, एंड तक पूरी इस इनिंग को लेकर चलें, और उनके साथ हरीद ने भी। उसके बाद कहीं पर भी ये महसूस नहीं हुआ कि शायद हांगकांग इस गेम के अंदर कम बैक कर सकता है।
तो बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया बांग्लादेश की टीम ने और ये एक अच्छा आगाज़ उनको भी मिल गया है अब इस ग्रुप के अंदर। और ये जीत इसलिए भी ज़रूरी थी कि जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं उसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका की शक्ल में 2 कंटेंडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो बांग्लादेश को अपनी उम्मीद अगर बनाए रखना था तो उनको ये मैच लाजमी जीतना था और ये मैच उन्होंने जीत लिया, अच्छी बात है। अब जो आइंदा आने वाले मैच जिनके होंगे उनको देखने का मजा भी आएगा। बांग्लादेश 2 पॉइंट ऑलरेडी हासिल कर चुका है और अब श्रीलंका को बांग्लादेश के खिलाफ जो है ये बात जहन में रखकर मैदान में उतरना चाहिए कि अगर श्रीलंका खुदा न खास्ता उस मैच में अगर हारती है तो फिर बांग्लादेश के लिए चांस ज्यादा होगा। तो हांगकांग की टीम अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और ये जो ओमान और हांगकांग जैसी टीमें हैं जिनको 8 टीमें पूरी करने के लिए टूर्नामेंट में शामिल किया गया था उनका मेरा ख्याल है कि यही मंतकी अंजाम होना था। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस बारहा है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने का हांगकांग के लिए भी, ओमान के लिए भी और यूएई के लिए। ठीक है आकिब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लाइक देखिए हम साहब कल जिसका कहते हैं ना कि वो रावी सोया हुआ था तो उठा है तो उसने लाहौरियों को जगा दिया। इसी तरह एशिया कप मुझे लगता है अभी तक सोया हुआ है, शायद वो कल उठ जाए और अगर कल उठ गया जो बांग्लादेश आपस की बात बताऊं शायद आज भी उठ जाए वो हमारे हाथ में है। देखें वो हमारे हाथ में है, हमने रावी को जगाना है यानी कि एशिया कप को जगाना है कि सुलाई रखना है, वो हमारे हाथ में है। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि आज भी जो है एशिया कप सोया ही रहेगा ताकि हमारी जीत के साथ सोया रहे, वो ज्यादा बेहतर है, वरना हमारी नींदें हराम हो जाएंगी। एनीवेज कल एक अच्छा मैच था। वैसे आकिब भाई आपके फिटनेस तो है ना सुपर ओवर करवाने वाली? वो फिटनेस सुपर ओवर के लिए हमारा भी सुपर ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है जिसने लॉडर डैलस में करवाया था। एनीवेज कल अच्छा मैच था, एक जिसको कह सकते हैं कि 144 जब रन्स किए हांगकांग ने तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जाके ये बांग्लादेश को टफ टाइम देंगे। लेकिन लिटन दास ने जिस तरह गुज़िश्ता 5 इनिंग्स खेली हैं वो एज अ कैप्टन बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे हैं। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार बारी की, फिर अब जो है ये कल उन्होंने बड़ी शानदार और कैप्टन इनिंग्स खेली है। जब ये लाहौर में आए थे कजाफी स्टेडियम में तो जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, बल्कि 1-2 मैचेस में तो इन्होंने जब ये रन आउट हुए थे तो दूसरे बल्लेबाज को काफ़ी इन्होंने सुनाई थी बांग्लादेशी ज़बान में, उस वक्त काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन तब से ऐसा लग रहा है जब से इनके पास कप्तानी आई है, जब से इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है एज अ सीनियर बैटर, और ये उस वक्त से लेके अब तक जो है बांग्लादेश की बैटिंग लाइन की बैकबोन बने हुए हैं। उन्होंने मिडल जो है नंबर 4 पे आके खेलते हैं, संभाल के रखा है बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को। ओपनर्स एक नया ट्रेंड इन्होंने दिया है, तौहीद वो परवेज हसन, इमोन और एक और जो ओपनर हैं वो आते साथ ही जो है ऑनस्लॉट करते हैं। तंजीद हसन वो पावर प्ले में अच्छा रन बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ये लिटन दास आते हैं, तौहीद हॉरिडे हैं, जाकर अली, तो एक अच्छी कंपोज किस्म की बैटिंग की बांग्लादेश ने, और चाहिए भी था इनको, ये वाली जीत इनको ज़रूरी चाहिए थी। आल्दो कि इन्होंने बांग्लादेश अफगानिस्तान जैसी जीत हासिल नहीं की, रन रेट इतना बड़ा नहीं अपना किया, लेकिन जीत होती है क्योंकि जिस तरह का ग्रुप है अब आगे जो इनका मुकाबला टफ है। कल अगर ये श्रीलंका के खिलाफ मैच जीत जाते हैं तो माइट भी पॉसिबल, रन रेट क्या होगा वो तो बाद में, लेकिन अपना ये रास्ता खुद अपने हाथ में रखेंगे। अदरवाइज हारने के बाद इनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अफगानिस्तान के साथ मैच है और इस कंडीशन में अफगानिस्तान की टीम मुश्किल साबित हो सकती है। लेकिन वही वाली बात जिस हम कल बात कर रहे थे, ACC ने फॉर्मेट ऐसा बना दिया कि गरीबों की जल्दी छुट्टी करवानी थी तो एक गरीब की मेरा ख्याल है जल्दी छुट्टी हो गई है। अब 2 गरीब रह गए हैं जिसमें UAE है और ओमान है। अब ओमान आज हमारे साथ क्या करेगा या हम ओमान के साथ क्या करेंगे ये आपको घंटे 1.5 घंटे में पता चलेगा। अच्छा, वालों को ये बता दूं कि आकिब भाई भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं। बबकते जरूरत जैसे ही मौका मिले आकिब भाई हाजिर है। बहरहाल ये माइक हसन साहब तक ये पहुंचा देते हैं। माइक हसन साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें शारजा और दुबई की विकेट का उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई खास प्लान नहीं है, हम जिस तैयारी के साथ आ रहे हैं स्टार्ट से लेके वही तैयारी उसको सिर्फ ग्राउंड में अप्लाई कर रहे हैं हमने। और भारत के खिलाफ ऑल्दो मैच एक बड़ा होता है लेकिन उसका कोई प्रेशर नहीं है, वही सेम स्टेटमेंट जो पहले कप्तान भी देते रहे, पहले कोचेस भी देते रहे। अच्छा, कल इंटरेस्टिंगली अगर मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दोबारा से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर और रिजवान की बात की गई और उन्होंने फिर खुलकर डिटेल में डिस्कशन की बाबर और रिजवान के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने आए एशिया कप के हवाले से, बाबर रिजवान का दूर दूर तक उससे ताल्लुक नहीं। एक साफी ने सवाल किया, वो उसको लेट इट गो भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने फिर अच्छे से एक्सप्लेन किया और अगेन बात की आकिब और अहमद साहब। उन्होंने कहा है कि रन रेट, स्ट्राइक रेट खुसूसन उसको बेहतर बनाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जनाब कोचिज से मैं कहूँगा कि इनकी कमजोरियों पर काम करें। अब आप मुझे बताएं, बाबर आजम गालिबन 2016 से खेल रहे हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात की जाए आज 2025, 9 साल का अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजारने के बाद क्या आज भी कोचेस की ज़रूरत है जो बाबर को आके बताएं कि हाउ टू इम्प्रूव देयर स्ट्राइक रेट, हिज स्ट्राइक रेट, या उसको फॉर्म किस तरह से बहाल करनी है, या आप उसकी ग्रूमिंग इन अ सेंस एक सेशन कर सकते हैं लेकिन अब आप इस स्टेज पे आके उसको सिखा नहीं सकते कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्ट्राइक रेट। पहले अहमद आप, फिर आकिब से बात करते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जिन सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा है उनको अपने सवालात को अब इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, निकल जाना चाहिए बाबर रिजवान से बार। देखें, इस वक्त शायद ये सवाल इसलिए माकूल नहीं लग रहा कि एशिया कप सर पे खड़ा हुआ है। आप टीम तैयारियों के बारे में पूछें, आप टीम के मोराल के बारे में पूछें, एशिया कप से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वो करने आए हैं तो आप उसके मुतालिक सवाल करें। बाबर रिजवान से सवाल, जब बाबर रिजवान के मुतालिक सवाल पूछने का वक्त वो था जब उनको टीम से ड्रॉप किया गया, उस वक्त भी सहाफ़ियों ने सवाल पूछे। बाबर रिजवान के मुतालिक सवाल उस वक्त पूछे जा सकते थे जब आपकी टीम इस की तैयारियों के मराहल से गुजर रही थी। अब चूंकि इवेंट सामने आ गया तो मेरा ख्याल है कि इवेंट सेंट्रिक क्वेश्चन अब होने चाहिए थे वहां पर। जब एक ही क्वेश्चन बार बार किया जा रहा हो और उसको मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन भी किया जा रहा हो तो फिर माइक हैसन ने वहाँ मुनासिब समझा कि इसको एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल इसको एक्सप्लेन करके जो है वो खत्म कर दिया। शायद इस वजह से उन्होंने उसको एक्सप्लेन, अगर इसमें में देखा जाए तो वाइज डिसीजन था उनका, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, तो मैं अलबत्ता ये एक अलग टॉपिक है कि माइक हैसन को बाबर आजम को मशवरे देने का हक हासिल भी है कि नहीं, लेकिन जो सहाफ़ी इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हमारे सहाफ़ी बरादरी को इन सवालों से गुरेज करना चाहिए। लेकिन अगेन जिस तरह पहले बात कर रहे हैं कि सहाफ़ी बरादरी पे आ जाते हैं क्योंकि ये भी उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं। बाबर रिजवान जो है वो सेलेबल कमोडिटी है ना, वही बात है कि आपने आईब्रोज लेनी है, आपने व्यूज लेने हैं, आपने डिस्कशन में है, तो सहाफ़ी फिर इस तरह के सवाल पूछते हैं कि जिनके ऊपर डिस्कशन की जा सके। हाँ भाई, सहाफ़ियों कटहरे में आए, आखिर क्यों ऐसा करते हैं? देखें हमजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मुझे ये बताएं, आप कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 मिनट 7 सेकंड की थी। 6 मिनट 60 सेकंड में से आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बाबर रिजवान को। तो बाबर रिजवान भाई बिकता है। आप देखें, जर्नलिस्ट का काम होता है, वेदर ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो लॉ कोर्ट का जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल है, उसने सवाल पुट करना ही करना है। अब आगे आपको आंसर कैसा मिलता है वो आंसर देने वाले पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फाइनल में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो फाइनल हुआ, उस पर सलमान अली आगा से, जो शारजा के एक जर्नलिस्ट हैं राशिद भाई, उन्होंने सवाल किया कि बाबर जो है वो बाबर रिजवान को, नवाज को मैच विनर कहता है। अब आपने अगर वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और सलमान अली आगा पहले खामोश हुए हैं, 7 मीडिया मैनेजर टीम के खड़े, उन्होंने उस सवाल को कट करवाने की कोशिश की है और सलमान अली आगा ने उनको हाथ किया कि सब्र करो यार, मैं जवाब देता हूँ। कल सेम इट इज़ वही सवाल हुआ है और माइक हैसन ने कहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्ट सवाल उनका था कि बाबर और रिजवान के बारे में आपने कैटेगोरिकली पाकिस्तान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने कहा कि उनके स्ट्राइक रेट का इशू है। तो माइक हैसन ने कहा, क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलें। उस पर मीडिया मैनेजर ने रुकवाया बात, लेकिन माइक हैसन ने कहा नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा। तो जब आपके पास फर्ज करें अगर 10 जर्नलिस्ट बैठे हैं, 15 जर्नलिस्ट बैठे हैं, जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हैं, आपने इवेंट के मुतालिक बात कर ली, एक जर्नलिस्ट ने कर ली, 2 जर्नलिस्ट ने कर ली, 3 ने कर ली, तो आपने कोई ना कोई तो ऐसा सवाल उठाना ही है ना जो आपका टीवी भी जिससे चलेगा, जिससे आप लोग, हमारी तनख्वाहें भी आएंगी, ठीक है ना। तो ये चीजें सारी लेके चलनी पड़ती है, अगले पे डिपेंड करता है कि वो कैसा जवाब देता है, उसको किस तरह से हैंडल करता है। बहरहाल मेरा तो मशवरा यही है कि क्योंकि बाबर अगर इसको लेट इट गो कर चुके हैं और वो बड़े कंसर्न और फोकस नजर आ रहे हैं अपनी सेशन, ट्रेनिंग सेशन में, एक वीडियोस भी हमने देखी है, तो मेरे ख्याल इन जर्नलिस्ट को भी इस चीज़ से अब आगे निकल जाना चाहिए। सिर्फ बाबर को सेलेबल जो कंटेंट है वो नहीं बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्लेइंग एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पाकिस्तान की आज क्या होने वाली है, क्योंकि माइक हैसन ने कल कहा था कि कंपैरेटिवली बेहतर है, बैटिंग ट्रैक है, तो इसमें प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से और आज रात 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस ओमान, पाकिस्तान अपना पहला मैच एशिया कप 2025 का अगेंस्ट ओमान खेलने जा रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान बासानी ये मैच जीत कर टेबल के दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि नेट रन रेट पर इंडिया मेरा ख्याल इस टूर्नामेंट के एंड तक ऊपर ही रहेगा। बहरहाल एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि पहले कल स्टेटमेंट जो दिया आकिब कुरैशी साहब, माइक हैसन ने, कि कंपैरेटिवली बेहतर विकेट है, बैटिंग ट्रैक है, तो अगर बैटिंग ट्रैक के हवाले से देखा जाए, पहले तो मुझे ये बता देना, हमारे कप्तान जी जो हैं वो फिट हैं, वो आज का मैच खेल रहे हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट स्टिफनेस दिया गया और उस बारे में कुछ खबरें भी आ रही थी कि मामला खासा उस तरह से सीरियस नहीं है। अभी उनकी क्या अपडेट है, देन फिर आगे आते हैं। देखिए हमजा, अल्लाह का शुक्र है, सलमान अली आगा बिल्कुल फिट हैं और वो कल का मैच, आज का मैच जो है वो खेलेंगे। कल जो परसों सेशन हुआ था उसमें उन्होंने 3 घंटे जो है वो रेस्ट किया था। रेस्ट इन अ सेंस ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नेक बैंडेज लगाई थी। अब वो बिल्कुल जो है वो ठीक हैं, जो वहाँ पर टीम मैनेजर हैं उनके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। और प्लेइंग 11 भी जो है उस पर बात करेंगे। लेकिन ओमान के बारे में बात करें, ये वो टीम है जिसके कप्तान जतिंदर सिंह 36 साल के हैं और पिछले 10 सालों से ओमान की टीम के साथ हैं, लेकिन इस टीम के आधे से ज़्यादा खिलाड़ी
इस स्क्वाड में वो हैं जो कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे। अच्छा। वहाँ पर मामला कुछ यूँ था कि वहाँ पर 2024 का जो वर्ल्ड कप था उनके ड्यूज क्लियर नहीं थे, तो खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया। वो अभी एशिया कप से कुछ अर्सा पहले जो है उसको क्लियर किया गया, लेकिन वहाँ पर सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो इस टीम के साथ नहीं है। तो कंडीशन ऑब्वियसली शारजा के मुकाबले में तो बेहतर होगी बैटिंग में, और ये एक सवालिया निशान होगा कि क्या आपने फिर से 3 स्पिनर्स के साथ जाना है या फिर 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि 3 स्पिनर्स वही बात करूंगा जो सलमान अली आगा कप्तान कहते हैं कि नवाज भी प्रॉपर स्पिनर है, लेकिन उसको दुनिया नहीं मानती, क्योंकि दुनिया मानती है कि वो इफ एंड बट्स वाला बॉलर जो है वो ऑलराउंडर है, लेकिन प्रॉपर किस्म का वो ऑलराउंडर है, स्पिनर है। तो आप प्लेइंग 11 की अगर बात करते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि वही टीम आपकी लेके चलेंगे जो आप उसमें ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में खेले थे। एक चेंज हो सकती है और वो एक स्पिनर की जगह आप इब्रार और सुफियान के दरमियान, मुझे लगता है इनके दरमियान सख्त मुकाबला है किसको खिलाया जाए और किसको ना खिलाया जाए। उसके साथ नवाज होंगे और हारिस रऊफ जो है वो वापस आएंगे। बाकी फ़हीम अशरफ नवाज और हसन नवाज, सलमान अली आगा वही है, लेकिन सारे प्लेइंग 11 में अभी भी सवाल वही है जो ट्राई नेशन सीरीज से पहले था कि मोहम्मद हारिस का रोल इस प्लेइंग 11 में क्या है। अगर वो एज अ विकेट कीपर स्पेशलिस्ट जा रहे हैं तो हमारे पास विकेट कीपर साहबजादा फरहान भी हैं, उससे विकेट कीपिंग करा के हम नीचे किसी बल्लेबाज को शामिल कर सकते हैं। हारिस का क्या रोल है ये आपको जो है वो मैनेजमेंट जैसा कि किस बल्लेबाज को शामिल कर सकते हैं? आपके पास खुशदिल शाह हैं, आपके पास ऊपर जो है फिर हुसैन तलत हैं जो कि अच्छी फॉर्म में हैं, डोमेस्टिक अच्छा खेल रहे हैं। हुसैन तलत का मतलब टीम में होना वर्थ इट भी है, वो आपको फास्ट बॉलिंग की ऑप्शन भी देता है। देखिए हारिस के पास ऑप्शन सिर्फ 2 है ना, विकेट कीपिंग की और बैटिंग की, तो विकेट कीपर तो साहबजादा फरहान भी हैं, साथ हारिस को आप उसके नंबर। लेकिन मसला ये ना कि साहबजादा फरहान स्टार्ट में कहते हैं कि मैं कीपिंग नहीं करूंगा, उन्होंने ये कंडीशन अप्लाई की हुई है, और एक दफा मैं देखा था शाहिद भाई ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने उमर अकमल से कीपिंग कराई हुई है, तो साहबजादा तो फिर उससे मजीद बेहतर फरहान होते कौन है ये कहने मैं भी कहने लगा था उनकी क्या मिजाज। वो एक टीम का हिस्सा है, टीम के का जब आप हिस्सा होते हैं तो उस टीम में रोल्स तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचेस के पास होती है और कप्तान के पास होती है, टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं। जब आपको कहीं नजर आ रहा है कि हमने टैक्टिकली एक बंदे से ये वाला रोल भी करवाना है तो आप उसे मजबूर करते हैं ना कि आपने ये रोल करना है। बाबर आजम को ओपन करवाया था ना, क्योंकि बाबर आजम को ओपन करवाना आपकी टैक्टिकल जरूरत था। मोहम्मद हारिस को आपने 6ठे नंबर पर 8वें नंबर पर बैटिंग करवाई है ना, हालांकि वो तो कहता है कि मैं टॉप ऑर्डर हूं, तो साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग क्यों नहीं कर सकता? उसने कोई मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के थोड़ी दे दिया पीसीबी को विकेट कीपिंग कराएंगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाऊंगा। तो ये टीम की जरूरत के मुताबिक तय होता है। ये बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया है आकिब भाई ने कि पाकिस्तानी टीम को जिस तरह से माइक हसन चाहते हैं कि उनकी टीम में बैटिंग की डेप्थ हो, 8वें 9वें नंबर तक वो बैट्समैन खिलाना चाहते हैं, या उन लोगों को खिलाना चाहते हैं जो थोड़े से बैट्समैन होते हैं, थोड़े से बॉलर होते हैं, ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। तो इस लिहाज से खुशदिल शाह टीम में एक बहुत यूं कह लीजिए कि बैटिंग अच्छा, ये तो आप और मैं दुबई के पिच के ऊपर हुसैन तलत जैसा बैट्समैन, जिस तरह हर टीम में अगर आप देखें इंडिया में शुभमन गिल को लेकर आया जो टीम को स्टेबिलिटी फराहम करता है। लिटन दास का बांग्लादेश की टीम में तकरीबन यही रोल है। लिटन दास को स्ट्राइक रेट वैसे मशहूर नहीं है, जबकि लिटन दास बल्कि जब T20 टीम कप्तान बने थे तो हमारे कप्तान साहब की तरह उनके ऊपर भी सवाल उठे थे कि इनका स्ट्राइक रेट जो है वो T20 वाला नहीं है। तो दुबई की पिचेस के ऊपर जहां पर श्रीलंका के पास कमिंडो मेंडिस वो नीचे आके 6ठे 7वें पे आपको स्टेबल करता है, और ये वो पिचे नहीं है कि जहां पर 200 250 वाले मैचेस हों। जब इससे नीचे वाली पिचों पर आप आते हैं तो आपको 1-2 प्लेयर ऐसे चाहिए जो आपकी टीम को स्टेबिलिटी फराहम करें। और पाकिस्तान के ये जो जब से तब्दीली हुई है बाबर रिजवान की ओपनिंग की, उसमें गो के हमारे 10 रन का इजाफा हो गया पावर प्ले में, स्टैट से बताते हैं, लेकिन हमारी पावर प्ले में 3 विकेटें भी गिरती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बात ये है कि आप एक तरफ कह रहे हो उसको बाहर निकाल लो, वो दर्दे दिल कह सकते हैं सलमान अली आगा उनके लिए रखते हैं। वो कहते हैं कि सेक्रीफाइस कर रहा है मोहम्मद हारिस हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, वो अपना टीम के लिए सेक्रीफाइस करते करते बहुत सारे प्लेयर ने पहले हमारे जिस बात के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। हमें यहाँ पे कुर्बानियां चाहिए, रन चाहिए, हमें कुर्बानी तो नहीं चाहिए यार। ये कुर्बानी अब हमारे जो कप्तान कह रहे हैं कि वो कुर्बानी कर रहा है, उसकी कुर्बानी देखें यार। हमें हारिस की भाई कुर्बानी तो चाहिए नहीं, हमने कब कहा कि वो कुर्बानी का बकरा बने? आप मुझे एक छोटी सी मिसाल दें, हमारे कल्चर में क्या ये चीज नहीं है कि प्लेयर का नंबर चेंज किया जाता है? मैं मिसाल देता हूँ, बाबर आजम का ओपनर था, उसको पहले ओपन करवाया, उसने कहा मैंने ओपन ही करना, मैंने नीचे नहीं खेलना। ये ऑन द रिकॉर्ड है, बाबर आजम ने इनकार किया मैनेजमेंट को, उस पे उसको सजा मिली, उसको टीम से बाहर निकाल दिया। फखर जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैनेजमेंट ने मुझे कहा है कि यू आर नॉट अ टॉप ऑर्डर बैटर, आप मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। उसने सारे रन ऊपर किए हैं। साहबजादा फरहान शिकायत करता था, उसने अपने सारा डोमेस्टिक में रन एज ए ओपनर बनाए हैं, जब पाकिस्तान टीम आया उसको 5वें 6ठे नंबर पे खिला दिया। इफ्तिखार अहमद अभी तक रोते हैं
कि भाई मुझे नंबर नहीं मिलता, मुझे 20 ओवर खेलने को नहीं मिलता, मुझे 20 गेंदें खेलने को मिल जाती हैं, तो क्या आप एक और कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहे हैं कि हारिस की कुर्बानी, जब वो थक जाएगा कुर्बानी दे के और मीडिया में आ जाए, उसको तो मीडिया पे आने का वैसे ही बड़ा शौक है, वो तो बाबर आजम को ठीक कर रहा है। कुर्बानी दे रहे हैं, वो आते हैं, आउट होकर चले जाते हैं, इससे बड़ी कुर्बानी आखिर वो और क्या ही दें। बहरहाल जरा क्विकली अब मुझे बता दें, टाइम का में, टॉस मैटर करेगा दुबई के स्टेडियम में, यूएई की कंडीशन क्या कहती हैं, जो टॉस जीतेगा वो अहमद सीसा पहले क्या करेगा? देखें ये तो जाहिर है पिच देख के अंदाजा होगा ना यूजुअली क्या होता है इसमें। ये देखें ये जो 3 पिचें हैं, शारजा की, अबू धाबी की और दुबई की। यूएई की पिचों के बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि स्पिन विकते हैं। इसमें अगर स्पिन को कैटेगराइज करें, सबसे ज़्यादा स्पिन मिलती है शारजा में, उसके बाद दुबई में, उसके बाद अबू धाबी में। दुबई की पिच में जो पहले पावर प्ले के ओवर होते हैं उनमें पहले बॉलिंग करने वाली टीम को भी हेल्प मिलती है, और अगर आप टॉस जीत जाते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप देख, अगर आपकी टीम की स्ट्रेंथ है लास्ट ओवर में जाके हिटिंग करना, तो फिर आप जाहिर है कि पहले बैटिंग करेंगे। आपकी टीम की अगर ये स्ट्रेंथ है कि आप पेस हैवी अटैक लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आप पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि आपने पावर प्ले को इस्तेमाल करना है। और अगर आप, और जाहिर है कि इसका फैसला तो उस वक्त होगा जब आप पिच देखेंगे, टीम बना लेंगे कि हमारी 11 ये, हमारी स्ट्रेंथ ये, हमारी वीकनेस ये, सामने ये, तो फिर फैसला होगा। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो लास्ट मैच हमें देखने को मिला है, इसमें पाकिस्तान की टीम अगर ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग भी कर ले और 20 ओवर खेल जाए, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, इसमें कोई बात नहीं। बैटिंग हमजा देखिए बैटिंग करनी चाहिए, और मुझे लगता है ये पाकिस्तान को एज अ स्टेटमेंट मैच लेना चाहिए कि वो इस एशिया कप में स्टेटमेंट दे कि भाई हम इस तर्ज की क्रिकेट खेलने पे तुले हुए हैं और हमने आगे भी ये क्रिकेट खेलनी है जिस तरह इंडिया ने दी है। तो ये मैच आप प्रैक्टिस जरूर लें, एज अ प्रैक्टिस जरूर लें, लेकिन आप ये ध्यान में यही भी रखें कि आगे आपने इंडिया के साथ मुकाबला करना है, और आप एशिया की नंबर 2 बेस्ट टीम है, और कोई टीम नहीं है। बिल्कुल, और कोई टीम नहीं है। लेट्स सी जी, रात 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस ओमान, पहला मैच पाकिस्तान का, और ये मैच जीतकर हम अगले मैच की तैयारी करेंगे जो कि 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।